Disclaimer: all information is provided in good faith, however, we make no representation or warranty of any kind, express or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of this information. Thank you. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजन वैद्य, MD DGO MRCOG लंदन, कंसल्टेंट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। मैं साईराज फर्टिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कल्याण इस फर्टिलिटी सेंटर में पिछले 28 साल से कार्यरत हूँ और स्पेशलिटी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन क्या होता है और उसकी वजह क्या है। बांझपन यानी इनफर्टिलिटी को तभी कहा जाता है जब भी शादी होने के बाद स्त्री और पुरुष 1 साल तक कोई भी संतति प्रतिबंधक साधन का इस्तेमाल किए बगैर संतति होने की चाहत से बिना किसी संतति प्रतिबंधक साधन यूज किए हुए अगर संबंध करते हैं और फिर भी उनको बच्चा नहीं रहता है तो वो दंपति यानी वो कपल इनफर्टिलिटी से ग्रस्त है, ऐसे हम मानते हैं। अभी ये जो व्याख्या की गई है वो आमतौर पे यंग कपल्स के लिए, ज़्यादा करके यंग लेडी हु इज लेस देन 35, जिसका उम्र 35 से कम हो, इसके लिए है। लेकिन अगर उम्र 35 से ज़्यादा हो या यंग लेडीज में भी अगर उनको फर्टिलिटी कम करने की कोई वजह पहले हो सकती है, यानी कि पीरियड्स की इरेगुलरिटी, अति मोटापा, या कभी पास्ट में टीबी की शिकायत हो गई हो, या यूट्रस पे अगर कोई पहले सर्जरी की गई हो, तो भी हम लोग यंग 35 के पहले वाले लेडी में भी ये फर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशन जो है वो चालू करते हैं और उनको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की जो ज़रूरत क्या है वो हम जांच लेते हैं। अभी ये तो साधारण सा ज्ञान है कि बच्चा होने के लिए स्त्री बीज और पुरुष बीज का मिलाप होकर बच्चा होता है, यानी कि बांझपन के कारण पुरुषजन्य भी होते हैं और स्त्रीजन्य भी होते हैं। अभी हम देखेंगे कि पुरुषजन्य और स्त्रीजन्य कारण कितने प्रतिशत में होते हैं, तो आपको सुन के मालूम पड़ेगा कि बताना चाहता हूँ कि स्त्री में और पुरुष में दोनों में इक्वल प्रपोर्शन ऑफ रीजन्स रहते हैं, यानी कि 35% रीजन स्त्रियों में रहते हैं, 35% रीजन पुरुष में रहते हैं और बाकी 30% में दोनों स्त्रियों और पुरुषों में बांझपन के कारण रहते हैं। ये बहुत महत्व का पॉइंट है कि इनफर्टिलिटी के लिए जितनी पुरुषजन्य कारण है उतनी ही स्त्रीजन्य कारण है। इसीलिए हम जब भी इनफर्टिलिटी कपल यानी बांझपन से बाधित कपल की जो जांच चालू करते हैं तो दोनों को साथ ही में चालू करते हैं। हम पहले ऐसा कभी नहीं करते कि पहले स्त्री का करें और बाद में पुरुष का करें। दोनों की जांच हम एक ही साथ में चालू कर देते हैं, एक ही समय पर चालू कर देते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इनफर्टिलिटी आने की फिर वजह है क्या है। जैसे पुरुषजन्य वजह हो सकती है। पुरुष में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रहती है कि उनका सीमेन काउंट, यानी कि उनकी जो धातु रहती है उसके 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। काउंट यानी शुक्रजंतु की संख्या, शुक्राणु की संख्या, शुक्रजंतु की मोटिलिटी यानी हलचल, और शुक्रजंतु की मॉर्फोलॉजी यानी उनका अपीयरेंस, उनकी गठन, उनकी जो मेकअप है उसके लिए उसके चीज देते हैं। तो अभी WHO 2015 के मैनुअल के अनुसार कितनी संख्या होनी चाहिए पुरुष शुक्रजंतु में, जिसके पुरुष के धातु में, जिससे हम बोलेंगे कि वो फर्टाइल मैन है। मिनिमम इट शुड बी 15 मिलियन पर ml, दैट इज द ये जो मानांकन दिया हुआ है WHO के लेटेस्ट मैनुअल में दिया हुआ है। अभी शुक्रजंतु जब भी नैसर्गिक संबंध होता है तो शुक्रजंतु स्त्री के योनि मार्ग में आते हैं और वहां से उनको स्विम करते 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 यूट्रस, सर्विक्स, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब पार करके फैलोपियन ट्यूब के एकदम अंत में जो स्त्री बीज रहता है उसको जाके फैलोपियन ट्यूब के जो अंदर वो स्त्री बीज रहता है उसको फर्टिलाइज करना पड़ता है। उनको ऐसे सर्व जैसे मूवमेंट करके स्विम करना पड़ता है। तो इसके लिए मोटाइल स्पर्म होना बहुत जरूरी है। तो मोटिलिटी कैसी होनी चाहिए, तो फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी और कम से कम 30% स्पर्म ऑफ दैट इजैकुलेट, ये जो सीमेन आता है उसमें 30% स्पर्म को फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होनी चाहिए। तो हमने देखा कि काउंट 15 मिलियन, फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 30% और मॉर्फोलॉजी सिर्फ 4% मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म होंगे तो भी वो सीमेन नॉर्मल ही कहा जाता है। यानी नॉर्मल सीमेन की व्याख्या WHO मैनुअल के अनुसार 15 मिलियन पर ml स्पर्म डेंसिटी, 30% रैपिड फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी यानी कि आगे जाने का दर 30% और 4% या उससे ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली यानी अपीयरेंस में नॉर्मल स्पर्म। इसी में
कोई भी बाधा आ गई, जैसे कि शुक्र जंतु की संख्या 15 मिलियन या 12 मिलियन से कम हो, या शुक्र जंतु की संख्या बराबर है लेकिन शुक्र जंतु की हलचल कम हो, यानी कि शुक्र जंतु 60 मिलियन है समझो, लेकिन फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी खाली 5% है, तो वो भी हम लोग कहते हैं कि मेल सबफर्टिलिटी है, यानी कि पुरुषजन्य कारण। या मॉर्फोलॉजिकली अबनॉर्मल स्पर्म, यानी कि 1% या आधा टक्का ही मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म है, तो इस यही उदाहरण में भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये पुरुषजन्य कारण इनफर्टिलिटी का है। अभी स्त्रियों में देखते हैं, स्त्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्स, यानी कि ओवा, तो ओवा न निकलना, यानी कि इन दैट केस ओवरी के जो है, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर नेसेसरी। वन इज दैट 3 चीजें, वन इज स्त्री बीजकोश, स्त्री बीजवाहक नलिका और यूट्रस। ये चीजों से ज्यादा करके कारण संबंधित रहते हैं, इससे अलावा भी रहते हैं जिसके ऊपर भी मैं आऊंगा। पहले चीज है कि गर्भ रहने के लिए एक तो अंडा चाहिए, यानी कि स्त्री बीज चाहिए। सो अंडे न होना, प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर जिसको बोलते हैं, कि समय के पहले स्त्री बीजकोश से अंडे कम होना। आपको मेरे को जानकारी देनी है कि जब भी स्त्री बालक पैदा होता है तभी उसको उसके अंडाशय में 3 मिलियन oocyte रहती है। जब भी वो मेंस्ट्रुएशन चालू होती है तो उससे उसका जो काउंट होता है वो कुछ लैक्स में रहता है, और बाय द एज ऑफ 30 उसके 80% एग्स निकल गए होते हैं। अभी हम स्त्रीजन्य कारण देखेंगे। स्त्रीजन्य कारणों में 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक स्त्री बीजकोश यानी ओवरी, फैलोपियन ट्यूब यानी बीजवाहक नलिका एंड यूट्रस यानी गर्भाशय। एक कॉमन सी नॉलेज है कि गर्भ तैयार होने के लिए अंडे की जरूरत है, और अंडे समय के पहले निकल जाना यानी प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर जिसको हम बोलते हैं, वो एक कारण हो सकता है स्त्रियों में। बाय द एज ऑफ 20 जो स्त्री बालक जब भी जन्मता है तभी उसके ओवरी में अबाउट 2.5 lakhs ऑफ एग रहते हैं। बाय द एज ऑफ 20 दे कम डाउन टू अराउंड, जो आते हैं अब समझो 1 या 1.5 लाख एग तक आते हैं, और 30 की उम्र पार करते करते ऑलमोस्ट 85% एग का रिजर्व जो होता है ओवरी का वो निकल जाता है। कुछ स्त्रियों में ओवरी से यानी स्त्री बीजकोश से एग का कम अंडों का कम होना समय के पहले होता है, जिसके हम प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर या स्त्री बीजकोश का समय से पहले नाकाम होना, यह एक समस्या हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज यानी कि पीसीओडी या पीसीओएस जो आजकल बहुत सुनने में आता है, तो उसकी मात्रा बहुत बढ़ रही है। उसमें क्या होता है कि वैदे बहुत रहते हैं लेकिन अंडे बहुत रहते हैं, लेकिन वो परिपक्व अवस्था में बाहर नहीं आते हैं, अंदर के अंदर ही ओवरी में ट्रैप हो जाते हैं। परिणामतः महीनवारी विलंब से आती है, और जो भी आती है वो बहुत जाता है, तभी जब भी देरी से आती है बहुत घूम जाता है पर महीने के टाइम, और स्त्री बीज बिना बाहर होके आती है, यानी कि उसको हम एनोव्यूलेशन बोलते हैं। सो नंबर 3 कि जिसमें एक्सेसिव स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोनल इम्बैलेंस स्त्रियों में करता है स्ट्रेस की वजह से, उसकी वजह से भी एक क्वालिटी अफेक्ट करती है। सेकेंडली, जब भी स्त्री बीजवाहक नलिका, जो भी स्त्री बीज बाहर निकलता है वो स्त्री बीजवाहक नलिका के एम्पुलरी एंड में आता है, और वहाँ से फैलोपियन ट्यूब वो स्त्री बीज यानी कि अंडा गर्भाशय की तरफ वो ढकेलना चालू कर देते हैं। तो बीजवाहक नलिका, इसी के लिए इसको बीजवाहक नलिका बोला जाता है क्योंकि वो अंडे का वहन का काम करती है। फैलोपियन स्त्रियों में ओवरी से यानी स्त्री बीजकोश से एग का कम अंडों का कम होना समय के पहले होता है, जिसके हम प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर या स्त्री बीजकोश का समय से पहले नाकाम होना, यह एक समस्या हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज यानी कि पीसीओडी या पीसीओएस जो आजकल बहुत सुनने में आता है, तो उसकी मात्रा बहुत बढ़ रही है। उसमें क्या होता है कि वैदे बहुत रहते हैं लेकिन अंडे बहुत रहते हैं, लेकिन वो परिपक्व अवस्था में बाहर नहीं आते हैं, अंदर के अंदर ही ओवरी में ट्रैप हो जाते हैं। परिणामतः महीनवारी विलंब से आती है, और जो भी आती है वो बहुत जाता है, तभी जब भी देरी से आती है बहुत खून जाता है पर महीने के टाइम, और स्त्री बीज बिना बाहर होके आती है, यानी कि उसको हम एनोव्यूलेशन बोलते हैं। सो नंबर 3 कि जिसमें एक्सेसिव स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोनल इम्बैलेंस स्त्रियों में करता है स्ट्रेस की वजह से, उसकी वजह से भी एक क्वालिटी अफेक्ट करती है। फिर सेकेंडली, जब भी स्त्री बीजवाहक नलिका, जो भी स्त्री बीज बाहर निकलता है
वो स्त्री बीजवाहक नलिका के एम्पुलरी एंड में आता है और वहाँ से फैलोपियन ट्यूब वो स्त्री बीज यानी कि अंडा गर्भाशय की तरफ वो ढकेलना चालू कर देती है। तो बीजवाहक नलिका इसी के लिए उसको बीजवाहक नलिका बोला जाता है क्योंकि वो अंडे का वहन का काम करती है। फैलोपियन ट्यूब यही एक जगह है कि जहाँ पर पुरुष बीज का स्त्री बीज से मिलाप होता है और गर्भ एक पेशीय गर्भ बताया होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वह फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी एंड यानी कि एम्पुलरी पार्ट में होता है। अगर ये बीजवाहक नलिका ब्लॉक हो या चोकअप हो या उसका इनर लाइनिंग किसी टीबी जैसे रोग से नष्ट हुआ हो तो ये स्त्री बीज गर्भाशय के तरफ आने का जो रास्ता है वो बंद होता है। वो और वैसा भी जब भी वो स्त्री बीजवाहक नलिका का अंदर का स्तर डिस्ट्रॉय होता है तो वो गर्भाशय की तरफ नहीं सरक पाता है। परिणामतः वहाँ पर गर्भधारणा होना नामुमकिन होता है और वो कभी जब अगर गर्भधारणा हो भी गई तो वहाँ का ट्रैप होके ट्यूबल प्रेगनेंसी भी हो जाता है क्योंकि वो बीजवाहक नलिका के अड़थड़े की वजह से वो गर्भाशय की तरफ नहीं आ पाता है। थर्डली यूट्रस यानी गर्भाशय ये जगह है जहाँ पर गर्भ आके लॉज होता है यानी कि इम्प्लांट होता है और वहीं पर वो 9 महीना बढ़ता है। अगर गर्भाशय की इनर लाइनिंग जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो किसी कारणवश दूषित हो गई हो जैसे ट्यूबरक्लोसिस जैसे रोगों से अफेक्ट होके उसकी गर्भ रुझाने की क्षमता है आरोपण की क्षमता कम हो गई हो उसका ब्लड सप्लाई कम हो गया हो तो गर्भ वहाँ पर रुझेगा नहीं यानी कि गर्भ वहाँ पर ठहरेगा नहीं। सेकेंडली गर्भाशय में कोई गर्भाशय का आकार मान कैविटी डिस्टॉर्ट करने वाले रोग जैसे फाइब्रॉइड्स गर्भाशय की गांठियाँ या गर्भाशय का आकार मान कम होना जिसको हम बोलते हैं हाइपोप्लास्टिक यूट्रस या गर्भाशय के अंदर पर्दे तैयार होना सेप्टम रहना या गर्भाशय के अंदर चिपकी होना जिसकी वजह से गर्भाशय की कैविटी नॉर्मल नहीं रहती वहाँ पर भी गर्भ एक तो ठहरता नहीं और या ठहरेगा तो एबॉर्शन होता है। तो ये हो गए गर्भाशय से जुड़ी हुई कारण। कुछ कारण जो है वो गर्भाशय स्त्री बीजकोश और बीजवाहक नलिका के बाहर है जैसे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि थायराइड का एबनॉर्मल हार्मोन होना थायराइड हार्मोन का स्तर एबनॉर्मल होना या प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर एबनॉर्मल होना इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। इसके लिए हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या जांच की जाती है इनफर्टाइल कपल के असेसमेंट और जांच किस तरह होती है तो उसमें हम वो वीडियो में हम देखने ही वाले हैं। और एक चीज़ है कि ये जो स्त्री बीजकोश यानी ओवरी कार्यरत होती है वो हर एक के ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड करके रहती है और उसके ऊपर का जो ब्रेन रहता है हाइपोथैलेमस वहाँ से जो स्राव निकलते हैं उससे रेगुलेटेड है उससे प्रभावित है। तो अगर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में भी कोई बाधा हो या कोई रोग हो तो जिसकी वजह से स्त्री बीजकोश का कार्य बराबर नहीं चलता है परिणामतः स्त्री बीज बराबर नहीं चलता है। तो ये वजह हो गई कि जिस वजह से कोई भी दंपति को इनफर्टिलिटी या बांझपन आ सकता है। अगले वीडियो में हम जरूर देखेंगे कि ये इनफर्टाइल कपल यानी कि जो दंपति हमको बांझपन की समस्या लेके आती है तो ये कारणों को नज़र में रखते हुए उनकी किस तरह से जांच की जाती है और किस तरह से हम अनुमान लगाते हैं कि किस रास्ते या किस ट्रीटमेंट का अवलंबन करें कि जिसकी वजह से उनको जल्दी से जल्दी अपत्य प्राप्ति हो। हमारे इस वीडियो के बारे में आपको कुछ सुझाव या कमेंट या कुछ सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप जरूर सवाल लिखिएगा जब पूछिएगा और मैं या हमारी टीम में से कोई आपको जरूर जवाब दे देगा। नमस्ते।